वेलकम बच्चा पार्टी। आज टुडे आई एम गोइंग टू टेक द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ये पार्ट होगा जो मैं इस पे डिस्कस करूंगा, ये जेई मेंस के लिए होगा, एडवांस के लिए होगा, नीट को तो बेनिफिट करेगा ही। करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेक्चर जो मैं अपलोड करने वाला हूँ उसका पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले मैं करंट को लूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर करंट डेंसिटी के साथ में सेक्शन वाइज यानी रेजिस्टेंस, पावर, जितना भी इंस्ट्रूमेंट, थर्मल इफेक्ट, वो सारी चीजें वन बाय वन आएंगी। कभी इस टाइप के फॉर्मेट पर डिस्कस करूंगा और कभी लाइव बोर्ड पर करूंगा। तो अभी हम लोग इसमें ये देखेंगे, स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है करंट से, यानी करंट। यानी फर्स्ट हमें ये समझना है कि मीनिंग ऑफ करंट क्या है। करंट का जो मीनिंग होता है बहुत सारी चीजों का, यानी जैसे ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स एक साथ ऐसे जा रहे हैं, यानी मूव टुगेदर इन सेम डायरेक्शंस। अगर ये सब एक डायरेक्शन में किसी भी प्रेशर में किसी भी रीजन से जाने लग जाएं तो हम बोलेंगे ये एक टाइप का करंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारी कार्स एक साथ ये एक दूसरे के पीछे हो सकती हैं, बट इफ दे आर मूविंग इन ए सेम डायरेक्शन, तो वी कैन से कि दीज आर कार करंट। if there are so many students and if they are moving in a same direction, then we can say this is a स्टूडेंट करंट। यानी करंट का मीनिंग है एक साथ बहुत सारी चीजों का एक ही डायरेक्शन में चलना। अब हर चीज में रेट का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग क्लास में हो, आपको कोई होमवर्क दिया जाता है और उस होमवर्क में एक स्टूडेंट है जो एक 10 क्वेश्चंस को 1 आवर में सॉल्व कर देता है और दूसरा 5 साल में करता है। तो दोनों के लिए बहुत बड़ा मीनिंग है। इसमें मीनिंग था रेट। अब जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी कार्स एक साथ जा रही हैं, तो डिपेंड ये करता है कि अगर मैं फ्लाईओवर के ऊपर जाके बैठ जाऊं और नीचे से बहुत सारी कारें निकल रही हैं, तो एक कार आई, 1 घंटे बाद दूसरी कार आ रही है, फिर तीसरी आ रही, तो मैं बोलूंगा 3 कार्स आर पासिंग अवे विद इन 1 आवर। तो वो रेट ऑफ पासिंग कार्स बहुत कम था। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 10 सेकंड में एकदम फटाफट 10 कार्स निकल गए, तो रेट बहुत ज्यादा है। अब मुझे मेरा जो टारगेट है वो करंट नहीं है, करंट तो वाटर में भी हो सकता है, लेकिन मेरा टारगेट है इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई भी चीज आप चार्ज से रिलेटेड पढ़ोगे तो उसमें इलेक्ट वर्ड का आना कंपलसरी है। इलेक्ट क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज में कि जो बुक थी इलेक्ट्रिका डी मैग्नेटिका, जो साइंटिस्ट गिलबर्ट ने लिखी थी, उनको एक ऑनर मिला था कि जब भी आप चार्ज से रिलेटेड कुछ भी पढ़ोगे, तो हम सारे लोग पढ़ेंगे, तो उसमें इलेक्ट वर्ड का आना कंपलसरी होगा। जैसे इसमें आप बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, पर इन चीजों की कंपटीशन में जरूरत नहीं पड़ती है, बट इंटरेस्ट के लिए बड़ा अच्छा है कि जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया ना, तो उसका नाम रखा गया निगेट्रॉन, और ये नाम दिया था थॉमसन ने। लेकिन जब ये रूल बना कि चार्ज से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है तो इलेक्ट कंपलसरी होगा, क्योंकि उनको, वो ग्रेट साइंटिस्ट थे, जो पर्सनल फिजिशियन थे क्वीन एलिजाबेथ के, उनको ही ऑनर मिला था। तो फिर वहां स्टोनी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस निगे वर्ड को हटाया और यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, इलेक्ट। तो कंप्लीट जाके ये बन गया इलेक्ट्रॉन। हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन के नाम से जानने लगे। पर मेरा पर्पज है यहाँ पे करंट को बताना। तो करंट का मीनिंग ये है कि अगर मैं बहुत सारे चार्जेस को कुछ ऐसा करूं कि ये एक डायरेक्शन में चलने लग जाएं, ऐसे ही, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि चार्ज एक साथ मूव कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी चार्जेस हु आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो करंट तो मैं बोलूंगा ही। बहुत सारी चीजों का एक साथ जाना मतलब करंट हो गया। अब यहाँ चार्ज आ रहा है तो मैंने बोला चार्ज करंट, फिर एक रूल आ गया कि इलेक्ट्रो तो आपको बोलना ही पड़ेगा। तो ये कंप्लीट जो एक नाम जिससे हम इसको पढ़ते हैं वो रखा गया इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा पर्पज इसमें क्या है, क्योंकि चैप्टर तो काफी वेटेज रखता है, चाहे नीट हो या मेंस हो या एडवांस हो, मेरा पर्पज है इस करंट को जानना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, स्टार्टिंग में जब करंट को हमें समझाया गया तो ये बोला गया कि अगर मुझे करंट निकालना है तो सबसे पहले आपको चाहिए टोटल चार्ज।
टोटल चार्ज और कितने टाइम में वो फ्लो हो रहा है, मतलब रेट ऑफ फ्लो। जब तक रेट ऑफ फ्लो नहीं, वो आपको बताएगा करंट। अब जैसा मैं बात कर रहा था कि रेट ऑफ फ्लो का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। अब वो मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जैसे इमेजिन करो, यहाँ पर 2 पेशेंट्स हैं, इस समय कोरोना का चल रहा है, तो देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स को जैसे ग्लूकोज यहाँ पे लगा दिया जाता है। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि 75 ml का बॉटल है और इस पेशेंट नंबर 1 को दिया जा रहा है। इस पेशेंट 1 को जो ये ग्लूकोज बॉडी में अंदर इंसर्ट करने का रेट है, वो मैंने दिया हुआ है कि इसको डॉक्टर ने बोला है कि 4 आवर्स में 75 ml इसकी बॉडी में भेजना है। पेशेंट आराम से बैठा हुआ मजे कर रहा है, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन दूसरे एक डॉक्टर आया, जो नया डॉक्टर बना था, एक्सपीरियंस नहीं था, उसने कहा एक काम करो, इसको 1 मिनट में ही ये सारा दे दो। अब समझ रहे हो ना कि 1 मिनट में सारा दे दो, उसके ब्लड में इतनी तेजी से ग्लूकोज जाएगा, तो क्या मजा आएगा उसको? हो सकता है वो जिंदगी का आखिरी मजा हो। ये नहीं खत्म हो गया। कहने का मतलब है फ्लो कुछ भी कराओ, पर रेट का तो मीनिंग है। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं कि ये चार्ज है, मेरे पास 10 कूलाम चार्ज है, किसी कंडक्टर में उसको फ्लो कराना है। मैंने बोला कि यार इसको ना फ्लो तो आप कराइए, लेकिन 3 इयर्स में कराइए। अब सोचिए, 10 कूलाम को पहले मैं मंथ में बदलूं, फिर मैं डेज में, फिर मैं आवर्स में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में, तो यू विल गेट ह्यूज नंबर। व्हेन यू विल डिवाइड बाय दिस 10, तो विल गेट वेरी 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 स्मॉल करंट, जस्ट लाइक 10 to 0। तो इस करंट का क्या मीनिंग है? कुछ भी नहीं। तो यहां से एक मैसेज आ रहा है कि अगर आपको 10 कूलाम चार्ज फ्लो कराना है, मान लेते हैं कि मैं इसमें 0.1 सेकेंड टाइम लूंगा या टाइम दूंगा, ऐसा डिवाइस में सेट कर दूं, तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 100 एम्पियर। अब देखिए कितना करंट आ गया, जो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज फ्लो करना ही करंट नहीं है, कितने टाइम में उस पर्टिकुलर जगह चार्ज फ्लो कर रहा है, वो करंट है। तो अब यहां से मुझे ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते क्या है? रेट ऑफ चार्ज फ्लो, नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इस एम्पियर को देख के मुझे एक बात याद आ गई कि अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं एम्पियर, तो मैं हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करता हूं, लेकिन जब मैं सिंबल यूज करता हूं तो कैपिटल करता हूं। ऐसा क्यों? छोटी सी बात है, 1 सेकेंड में सुन लो। If any unit based on name of scientist and you want to write the complete name, then you will start always with a small letter. This is the scientific rule. If you are looking to write the symbol only, you will use capital letter. लेकिन फुल नेम जैसे न्यूटन कभी भी लिखोगे ना, किसी भी बुक में देखना, तो न्यूटन का कंप्लीट नेम जब लिखा होगा तो लेटर स्मॉल होगा, लेकिन जब सिंबल होगा तो बड़ा होगा। क्योंकि 12th की फिजिक्स में ज्यादातर यूनिट किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही रखे गए हैं। इसलिए मुझे ये चीज जरूरी लगी कि अगर कैपिटल सिंबल दिखाई दे रहा है, समझ लेना किसी साइंटिस्ट को ऑनर मिला हुआ है। तो यहाँ से हमारी बात हो गई करेंट की, कि करेंट है Q/T। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये है क्या। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सा। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में रेडियस r है, यहाँ पर v वेलोसिटी से एक चार्ज रिवॉल्व कर रहा है सेंटर पे, ऐसे जा रहा है। अब मुझे किसी ने बोला कि आपने बोला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कुछ ऐसा बोला है, उसको करंट बोलते हैं। तो इसमें मुझे बताइए कि इफ यू हैव ओनली सिंगल चार्ज एंड चार्ज इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ, रेडियस इज r, देन टेल मी द वैल्यू ऑफ करंट। तो देखिए कैसे करोगे। अभी मुझे जो बेसिक पता है जिसपे मैं इसको करूंगा, वो बेसिक सिर्फ इतना है कि I इक्वल होता है Q/T, है ना। अब मैंने देखा ये Q तो है, कौन सा Q? अब इसमें ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पर एक रेफरेंस बना रहा हूँ, एक ऐसा क्रॉस सेक्शन जहां पर मैं खुद जाके बैठ जाता हूँ। अब देखना, जहां पे मैं बैठा, मैंने वहां से ये ऑब्जर्व किया कि ये वाला चार्ज यहाँ से काउंटिंग करना मैं स्टार्ट करूंगा। अब ये वाला चार्ज यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर आया, इधर जैसे ही हम मेरे पास से निकला, मैंने टाइम देख लिया, क्या टाइम हुआ, टाइमर लगा दिया। फिर ये चार्ज आया, फिर ये चार्ज आया और यहाँ पहुंच गया। एक चीज बता दूं, चार्ज को जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं टाइमर लगा लिया, देख रहे हैं, ये सब इमेजिनेशन है। चार्ज कोई चलता फिरता बेवड़ा नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, अरे भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पकड़ो पकड़ो उसको। इलेक्ट्रॉन को कोई देख नहीं सकता,
तुम्हें लग रहा है अरे भाई इलेक्ट्रॉन क्या, पकड़ लो इसको। ये एक इमेजिनेशन है, 12th की फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा इमेजिनेशन है। तो मैंने ये इमेजिन किया, चार्ज आया और जैसे ही इस पॉइंट पे फिर से क्रॉस किया, टाइम देख लो क्या लगा। तो ये है एक चार्ज एक पर्टिकुलर सेक्शन से कितने टाइम के बाद दोबारा क्रॉस किया, वो टाइम मुझे पूरे राउंड का चाहिए क्योंकि सिंगल चार्ज है। तो अब मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी कि मेरे पास चार्ज था क्यू, बट मुझे चाहिए था टाइम, तो मैंने यहाँ टाइम से डिवाइड करना था, तो ये मुझे देगा करंट। टाइम में याद रखना है, हमें पता है काइनेमेटिक्स से कि जब हम टाइम सॉल्व करते हैं ना, तो टाइम में हमेशा क्या यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल स्पीड होता है। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो कभी ये कंफ्यूजन नहीं होने देना है। अगर मुझे टाइम कभी निकालना है तो हमेशा स्पीड का यूज करना, वेलोसिटी का नहीं, अच्छे से जानते हो। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालना चाहूँ तो मुझे मिलेगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस। अब ये अपना पूरा राउंड लेने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई आर, यानी उसका जो सरकमफ्रेंस है उसका डिस्टेंस। अब मुझे तो निकालना था टाइम, तो टाइम निकालने में मैंने यहाँ तो उल्टा सीधा लिख दिया। देखिए स्पीड इक्वल है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल क्या होने जा रहा है, तो टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे ठीक था यार। तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर। स्पीड क्या है बी, लीजिए टाइम की वैल्यू आ गई। अगर ये टाइम की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस करूं तो क्यू अपॉन 2 पाई आर एंड बी, ये मुझे करंट का वैल्यू मिल गया। तो एक सिंपल मुझे ये समझ में आया, मैं पूरा चार्ज को देखना है और एक पर्टिकुलर सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं हम उसको देखेंगे। अब जैसे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब एक सेकंड एग्जांपल के बेस पर देखते हैं, जहां पर एक चीज और, हमारे घर में जो लाइट आती है ना, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डीसी वाला करंट। जो हमारे हाउस होल्ड सप्लाई है वो पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट में, तो उससे जाके अभी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। दूसरा, अब मैंने यहाँ करंट अभी लिखा, वो था Q अपॉन टी। देखिए यूनिट क्या होगा, कूलाम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, और ये मैं बता चुका हूँ ये एम्पियर होगा। अब दूसरी चीज ये आ जाती है कि ये जो करंट है ये स्केलर है या वेक्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ना तो ये स्केलर होती है और ना ही ये वेक्टर होती है रियली में, पर ये होती है टेंसर। अब ये टेंसर क्या है, टेंसर का मीनिंग मैं समझाता हूँ कि टेंसर का मीनिंग एक्चुअली क्या है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक करंट है, एक ये ब्रांच दिया हुआ है, दूसरा ये ब्रांच दिया हुआ है। इस पॉइंट पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर है। यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है मैं उसको मान लेता हूँ कि वो 7 एम्पियर है सपोज, इस टाइप से। अब यहाँ पर ये एंगल मैंने दे दिया 120, ठीक। या इसको और अच्छे से समझना है तो चलो मैं इसको भी ना यहाँ पर कर देता हूँ 4 एम्पियर, थोड़ा टाइम बच जाएगा। क्यों, टू वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड में सेम हो और उनका एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट वही आता है। अब एक स्टूडेंट अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करे तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो 4 एम्पियर आएगा। लेकिन जब हम करंट में पढ़ते हैं तो क्या 4 एम्पियर आता है, नहीं आता है। यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, वो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, वो होगी 8 एम्पियर। इसका मतलब करंट में डायरेक्शन तो है लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रही है। और वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है, वेक्टर होने के लिए जरूरी है कि वेक्टर में डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, और साथ में वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करे। तो ये तो क्लियर हो गया कि वी कांट से इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर तो नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि सर ये स्केलर है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे बनाऊं और यहाँ पर बोलूं कि ये 4 एम्पियर है और यहाँ पर मैं डायरेक्शन नहीं देता, तो क्या मैं इस करंट को बता सकता हूँ, अगर यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, मान लीजिए यहाँ 4 एम्पियर लिखा हुआ है बट करंट की डायरेक्शन मैंने नहीं दी है, तो अब यहाँ पर क्या बता सकते हो कि इस जगह करंट में क्या लिखूं। अब देखिए अगर ये करंट इनकमिंग होगी तो कुछ और रिजल्ट आएगा, आउटगोइंग में होगी किरचॉफ लॉ से कुछ और आने वाला है, मतलब डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये सिचुएशन ये हो गई कि करंट के केस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है पर वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, तो ये डेफिनेशन तो स्केलर की नहीं है।
स्केलर में तो बोला गया है कि ये डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। तो इससे बचने के लिए इसको एक कैटेगरी में डाला जाता है और उस क्वांटिटी को बोला जाता है टेंसर। टेंसर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन तो होती है, पर वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। बट ये ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में स्केलर भी दिया है, वेक्टर भी दिया है, टेंसर भी दिया है, तो टेंसर को टिक करना है। लेकिन अगर टेंसर दिया ही नहीं है ऑप्शन में और स्केलर वहां पर अवेलेबल है, तो हम स्केलर को ही टिक करेंगे, क्योंकि 12th लेवल तक हम इतना ऊपर नहीं जाते। तो ये तो हो गई इसकी डायरेक्शन की बात, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव किधर होगी, निगेटिव किधर होगी। अब इसमें आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा एक और कंफ्यूजन। अब मुझे ये देखना है कि जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड हुआ। हम्म तो करंट के डायरेक्शन की अब बात करेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों बोला जाता है। हाँ जी, हम लोग इसमें अब बात करेंगे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करूं, तो इस डायरेक्शन ऑफ करंट को समझूंगा कैसे। मैं एक रियल स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 12th में था तो मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा कि यार ये जो करंट का डायरेक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही क्यों लिया जाता है। तो उसने मुझे बोला था कि अमेरिका में ऐसा होता है। देखिए, उस समय नहीं पता था, पर आज मुझे मालूम है कि बिगिनिंग में ऐसा माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। तो उस टाइम पर यह डिसाइड हो गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होगी, बिकॉज करंट का मतलब है चार्ज का फ्लो होना। बट जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, तो ये पता चला कि इलेक्ट्रो सीरीज या केमिस्ट्री में जो पढ़ते हो वो अलग चीज है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, तो कंडक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो फिर डायरेक्शन का क्या होगा। तो उस डायरेक्शन को बदलना बहुत टिपिकल टास्क था। तो लोगों को लगा इतना सारा हो चुका है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा साइन कन्वेक्शन चेंज कर देते हैं। तो अब जब करंट तो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग ही है, पर चार्ज तो मूव करते ही नहीं है, तो पढ़ेंगे कैसे। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराइए, बट ये मान लीजिए कि करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा, या ये बोलो कि पॉजिटिव के अलोंग होगा। तो ये एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्ट। अब मुझे डायरेक्शन तो पता हो गई। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं ये मानूं कि राइट से लेफ्ट साइड में मान लेते हैं कि 100 पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, वो कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में पॉजिट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी यूज कर लेते हैं, और लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 100 है। अगर जितने पॉजिटिव चार्ज राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, उतना ही लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और इनका आने जाने का जो टाइम इंटरवल है, सपोज वो 10 सेकेंड का है। ये टोटली इमेजिनरी एग्जांपल है, टाइम इंटरवल मिली सेकेंड में ही होता है। मैंने 10 तो बहुत ज्यादा ले लिया, बट कोई नहीं, मुझे तो यहाँ समझना है। तो अगर आपको करंट निकालना है तो डेफिनेशन ये कहती है कि आप पहले टोटल चार्ज निकालिए और उनका टाइम इंटरवल लीजिए। और ये टोटल चार्ज का मतलब है कि आई एम लुकिंग टू सॉल्व एवरेज करंट। एवरेज हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, टोटल अपॉन टोटल। एवरेज के केस में हमेशा लिखा जाता है टोटल अपॉन टोटल। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है। अब देखिए, 100 इधर आ रहा है, 100 चार्ज उधर जा रहा है। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो मैं पॉजिटिव की बात क्यों करूं। तो बेटा वहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे और ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएंगे, तो जरा एक चीज सोचो कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट होगी। पॉजिटिव चार्ज राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट राइट से लेफ्ट होगी। कहने का मतलब इन दोनों चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होगी, ये डायरेक्शन बता रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों चार्जेस को आपस में ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम केवल एक को ही लेने वाले हैं। तो टोटल चार्ज का जो फ्लो है वो कितना है, वो है 200। टाइम इंटरवल कितना है, 10। कैंसिल कर दीजिए, तो 20 एम्पियर करंट यहाँ पर आ जाता है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा बनाए कि इधर से भी नेगेटिव चार्ज को मूव कराए और उधर से भी कराए, तो वहां पे देखना होगा, ऐड करोगे पॉजिटिव नेगेटिव, मींस हमें चाहिए टोटल। अब ये तो हो गई एवरेज करंट की बात। बट
आगे जब चलेंगे तो एवरेज से तो काम नहीं चलेगा, काइनेमेटिक्स की तरह हम इंस्टेंटेनियस पर गए थे। तो यहाँ भी ये है कि अगर मैं निकालना चाहता हूँ एट द इंस्टेंट करंट की वैल्यू, तो टोटल चार्ज यानी डेल्टा क्यू और डेल्टा टी, अगर मैं ये बोलता हूँ एक लिमिट अप्लाई करके, यहाँ पे मैंने लिमिट लिया डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मीन्स दिस टाइम इफ आई एम गोइंग टू टेक टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, देन according to the definition of differentiation we can convert dq over dt, तो ये बन जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। अब इस इंस्टेंटेनियस करंट में बड़े इजीली हम देख सकते हैं कि अगर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और चार्ज का वैल्यू दिया गया है, तो मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, मुझे करंट मिल जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से कभी करंट दिया जाएगा और मुझे चार्ज पूछा जाएगा, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे एज पर द जो भी लिमिट मुझे दी जाएगी। तो यहाँ से हम सिंपल से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो इस चीज को जो मैंने अभी हमने बात की करंट पे, ये इंस्टेंटेनियस है। अगर मैं इस पर एक एग्जांपल लूं, चलिए एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं। देखिए, सपोज करो कि यहाँ पर मैं एक किसी भी कंडक्टर में करंट जो फ्लो कर रही है, मान लेते हैं वो करंट दी गई है आई इक्वल आई नॉट प्लस एल्फा साइन पाई टी, ये मुझे एक इक्वेशन दिया गया है आई नॉट एल्फा। अब इसमें कुछ वैल्यूज दे दी गई, जिसमें ये बोला गया कि एल्फा नॉट का वैल्यू 10 एम्पियर है, ठीक है, और जो एल्फा का वैल्यू है वो मुझे दे दिया गया पाई बाई 2 एम्पियर है। ये कुछ डेटा मुझे गिवन इस इक्वेशन में, और ये बोला जा रहा है कि इस जिस कंडक्टर में ये करंट फ्लो हो रही है, मतलब पूरा बोला जाएगा कि ए करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर बाय दिस इक्वेशन इफ आई नॉट इज 10 एम्पियर और एल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 एम्पियर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। कोई एक टाइम दे दिया जाएगा, 2 सेकंड में बताइए, 3 सेकंड में बताइए, पर अपना बेसिक क्लियर है कि अगर मैं चार्ज को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो हमने अभी डिस्कस किया कि हम आईडीटी यूज करेंगे। अब आई डी टी का मतलब है ये मुझे इक्वेशन दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे आई नॉट, फिर अल्फा होगा, फिर साइन होगा, फिर पाई होगा, फिर टी होगा, और इसको क्या करने वाले हैं, इसको करेंगे इंटीग्रेट। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे पता है, इंटीग्रेट करने से पहले चलो मैं ये बोल देता हूँ कि 3 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा वो बताइए। मैंने फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू ए सेक्शन ऑफ द वायर विद इन 3 सेकंड, तो अब इसका लिमिट बन जाएगा 0 से 3। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे आपको पता है आई नॉट बाहर आएगा, कांस्टेंट है डी टी, यानी यहाँ पर आपको टी मिलेगा। इसी टाइप से प्लस ये अल्फा है, साइन को जब इंटीग्रेट करोगे तो माइनस भी आएगा, कॉस भी आएगा, पाई भी आएगा, टी भी आएगा, और पाई से डिवाइड भी करोगे। सिंपल इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। लिमिट्स मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो लिमिट्स है वो लिमिट क्या है, इसका लिमिट होगा 0 से 3, और इसके लिए भी लिमिट होगा 0 से 3। ठीक, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, आई नॉट का जो वैल्यू है उसको रखोगे 10 एम्पियर, ठीक, ये आई नॉट की वैल्यू यहाँ रख देना। जो अल्फा का वैल्यू है उसको रख दोगे पाई बाई 2 जो दिया गया है। तो ये जब सारा डेटा यहाँ पे रखोगे और ये माइनस साइन का ध्यान रखोगे, तो सॉल्व करते करते हमारे पास 31 कूलम आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, सिंपल मैथ आ गई, कर सकते हो। अब मान लो यहाँ से मैंने करंट निकाला, यहीं पर किसी ने क्वेश्चन ऐड कर दिया कि भाई एवरेज करंट भी बताते जाओ। तो एवरेज करंट का मतलब टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, अभी हमने सॉल्व किया 31 कूलम। टाइम कितना है, टोटल टाइम मैंने बोला 3, तो 31/3 कूलम। अब यहाँ पर ये कूलम में टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसको बाद में लिख देंगे 31/3 और एम्पियर। तो इस टाइप से करंट के ये सिंपल क्वेश्चंस को आप काइनेमेटिक्स के बेस पर देख सकते हो। दूसरा, कभी कभी करंट में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, मान लीजिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बोल दिया कि आई है ये। अब आप देखिए, जो क्वेश्चन बनाएगा वो इस चीज को माइंड में रखेगा कि आई इक्वल होता है डी क्यू और डी टी। अगर आई और यहाँ पर डी टी लिख दिया जाए और मैं ऐसा एक ग्राफ बना दूं,
तो अब बच्चे को बस ये कंफ्यूज होना है कि इसमें क्या पूछा जाएगा। देखो, अगर मैं आई और डी टी का मल्टीप्लाई करूं राइट साइड में लाके तो चार्ज मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा इसका, तो ये एरिया अगर मैं ट्राइंगल ही मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये बेस क्या है, ये डी टी है। इसकी हाइट क्या है, आई है। तो यहाँ लिखोगे आई और डी टी। बट इसमें मैसेज ये है कि ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है चार्ज की यहाँ पर। तो मुझे इससे ये मालूम पड़ गया कि अगर कभी भी न्यूमेरिकल में करंट और टाइम का ग्राफ हमें दिया गया है, मतलब उसके एरिया अंडर कर्व से हम चार्ज की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अब इसी में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज और रह जाती है, उससे करंट और हमारा क्लियर हो जाता है। कि मान लो मैं एक एग्जांपल पूछूं यहाँ छोटा सा, कि मेरे पास एक ये कंडक्टर है, दूसरा मेरा ये कंडक्टर है, थर्ड मेरा ये कंडक्टर है। ठीक, अब इसमें ये इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इस टाइप से कनेक्ट है। यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है वो A2 है, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है वो A3 है। मैं ये बोलता हूँ कि इसमें करंट I1 आ रही है, इसमें करंट I2 जा रही है, और इसमें करंट I3 जा रही है, और इसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है। अब इसमें एक सिंपल सा, सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे बेसिक्स कितने अच्छे हैं, अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ पर ऑप्शन बना दूं कि I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, सेकेंड ऑप्शन मैं बनाता हूं कि I1 लेस देन I2, और इस टाइप से I3, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर एक फॉर्म कर देता हूं, और उस थर्ड ऑप्शन में अगर मैंने ये लिखा कि I1 इक्वल I2 इक्वल I3, और फोर्थ ऑप्शन में लिख दिया I1 इज ग्रेटर देन I2 एंड इक्वल टू I3। फिर पूछा इसमें ऑप्शन बताइए, तो डायरेक्ट कोई गैस वर्क नहीं करना। फिजिक्स में वैसे भी गैस वर्क वो नहीं चलता, लॉजिक चलता है और फंडे कॉन्सेप्ट चलता है। अब मैंने अपने माइंड से पूछा कि करंट का मीनिंग क्या है, तो करंट का मीनिंग है चार्ज का फ्लो होना, और कितने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब एरिया से तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर एक ही चीज तो है कि एरिया स्लोली स्लोली बढ़ता जा रहा है, और मेरे इस फॉर्मूले में एरिया तो कहीं आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंडक्टर का एरिया इज गोइंग टू चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एरिया पर डिपेंड ही नहीं करता तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एक करंट का इंट्रो है। मैंने सिर्फ इस पर एक ये फर्स्ट अभी स्टार्ट किया है कि करंट क्या है। अब इसके बाद इसमें एक छोटी सी चीज आगे इंट्रोड्यूस करूंगा नेक्स्ट वाले पार्ट वाले लेक्चर में। उसके बाद वो लेक्चर पार्ट थोड़ा बड़ा होगा, उसमें मेन चीज होगी कि करंट में डायरेक्शन होता है और ये टेंसर क्वांटिटी है। तो किस तरीके से करंट को वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाए, इसके लिए साइंटिस्टों ने सोचा और एक नया टॉपिक डेवलप किया जिसका नाम रखा करंट डेंसिटी। तो we'll discuss in the next part current density, drift velocity with the resistance. Okay, thank you.